बोलो कुछ। आज हम आप सभी के समक्ष वीडियो क्लिप के द्वारा आपका जंतु विज्ञान पढ़ा रहे हैं। माई सेल्फ मिस्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, बायोलॉजी लेक्चरर इन KIC मोहाली सीतापुर। आप सभी हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए आपको हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं। आज हम संघ प्रोटोजोआ में अमीबा की टाइप स्टडी आपको कराएंगे। जैसा कि पिछले दिनों क्लासिफिकेशन में आपको हमने पढ़ाया था कि प्रोटोजोआ संघ सबसे पहला संघ है। इसमें आने वाले सभी जंतु अति सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी जंतु कहा जाता है, क्योंकि इन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। संघ प्रोटोजोआ में यह आपका वर्गीकरण पूरा दिया हुआ है। संघ प्रोटोजोआ में लगभग 50,000 जातियां अभी तक खोजी गई हैं, जिसमें से 30,000 जातियां अभी तक मौजूद हैं। 20,000 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस संघ में आने वाले सभी जंतु एक कोशीय होते हैं, अर्थात इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, लेकिन बहुकोषीय जंतुओं के समान इनमें समस्त क्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन सब बहुकोषीय जंतुओं में होता है। ऐसी समस्त क्रियाएं एक कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको एक कोशीय जंतु कहते हैं। अगर न चाहें तो इसे हम अकोशीय जंतु भी कह सकते हैं। और ये जो कोशिका होती है, आपको पिछले साल हमने पढ़ाया होगा कि कोशिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक रहित कोशिकाएं होती हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। तो आपको समझ में आया कि अमीबा जो है एक यूकैरियोटिक सेल है। अब हम इसके अमीबा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। अमीबा की खोज रसेल वान रोसेनहाफ, इनका आप नाम नोट कर लेंगे, रसेल वान रोसेनहाफ ने की थी। और इसका नामकरण भी, अमीबा का नामकरण भी इन्होंने किया था। और ग्रीक के एक समुद्री देवता हैं जिनका नाम है प्रोटियस। प्रोटियस के नाम के आधार पर इसका नाम अमीबा प्रोटियस रखा गया, क्योंकि प्रोटियस एक समुद्री देवता थे। ऐसा माना जाता है कि वो समय समय पर अपनी आकृति बदल लेते थे। तो अमीबा भी अपनी आकृति हर क्षण बदलता रहता है, जिसके कारण इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो उसी देवता के नाम के आधार पर इसका नाम अमीबा प्रोटियस रखा गया। आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम बहुत सरल भाषा में और बहुत सरल ढंग से आपको बता रहे हैं। इसके पश्चात अब ये अमीबा कहां पाया जाता है, इसका आवास कहां पर होता है, तो आप ये जानिए। अमीबा जो है ये तालाबों में, नदियों में, झीलों में और धीमी गति से बहते हुए नालों में पाया जाता है। और इसकी अमीबा जो है ऐसे जल में जहां पर सड़ी गली वनस्पति ज्यादातर पाई जाती है, उन स्थानों पर अमीबा बहुतायत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये धीरे धीरे रेंग करके सूडोपोडिया के द्वारा चलता है और अपना जीवाणु, विषाणु, शैवाल और आपके
ये जिसे कोई सड़ी गली चीजों के छोटे छोटे कण कार्बनिक पदार्थों के, जैसे कोई जंतु सड़ जाए या पौधा सड़ जाए तालाबों में या नदियों में, तो उनके छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको सबको एक भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके भोजन ग्रहण करने की विधि भी आपको पढ़ाई जाएगी। अब हम आपको बता रहे हैं अमीबा का संवर्धन। यदि आप प्रयोगशाला में अमीबा को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? एक बार हम एक जगह प्रैक्टिकल लेने गए तो एक लड़का अपना वाइवा देने आया, तो हमने पूछा भैया क्या आपने अमीबा को देखा है? कहें हाँ सर जी हमने देखा है, वो खेतों में कूदता हुआ जा रहा था। तो हमने कहा भाई क्या आपने कैसे देख लिया? फिर उसको समझाया हमने। तो आप भी समझ लीजिए, आपके जब एग्जामिनर आए, आपका प्रैक्टिकल हो रहा हो तो कह दो अमीबा वहां तालाब में तैरता हुआ जा रहा था, वहां कूदता हुआ जा रहा था। तो आप ये समझ लीजिए नग्न आंखों से अमीबा आपको दिखाई नहीं देगा, इसे केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो इस प्रकार अमीबा का संवर्धन या कल्चर हम प्रयोगशाला में कैसे करते हैं और कैसे देखते हैं, तो इस बहुत साधारण विधि है। संक्षेप में मैं बता रहा हूं कि आप अपने विद्यालय के पड़ोस के तालाब को जाइए और वहां से 2 बीकरों में जल ले आइए और जल ऐसे स्थान जल लाइए और या साधारण नल का जल ले लीजिए और उस जल में आप केले के छिलके या गेहूं के दानों को कुचल करके डाल दीजिए और पानी को बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद में फिर उनको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इसके पश्चात आप पड़ोस के तालाब को गए, जहां पर सड़ी गली वनस्पति पत्तियां सड़ी पड़ी हो, वहां का पानी आप पत्तियों सहित ले लीजिए और वहां से लाकर आप अपने प्रयोगशाला में जो जल आपने तैयार किया था वो ठंडा हो गया हो तो उसमें वो मिला दीजिए और मतलब लगभग 48 घंटे आप उसको रखा रहने दीजिए। उसके बाद ड्रॉपर की सहायता से आप बीकर से जल निकालेंगे और आप स्लाइड के बीचों बीच में रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी में इसको लगा देंगे। जब आप सूक्ष्मदर्शी में इसे लगाएंगे और उसके बाद उसको देखेंगे तो सफेद बिंदु जैसे अमीबा आपको उसमें चलते फिरते नजर आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रयोगशाला में अमीबा को चलता फिरता अमीबा देख सकते हैं। बाकी आपकी प्रयोगशाला में अमीबा की स्लाइडें मौजूद हैं। जब आपका विद्यालय खुलेगा तो आपको स्लाइड दिखाई जाएगी। इसके पश्चात हम आपको अध्ययन करा रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे इसके फिगर में छोटे छोटे उभार निकले हुए हैं। ये जो उभार निकले हैं इनको पादाब, कूटपाद या सूडोपोडिया कहा जाता है। ये जो छोटे मोटे उभार निकले हैं इन्हें क्या कहते हैं? पादाब या कूटपाद या सूडोपोडिया। तो इसलिए इनको ये कहा जाता है कि ये इनकी कोई संख्या नहीं निश्चित है, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिसके कारण अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। ये इनका कार्य क्या है? ये आप अमीबा के पैर हैं, जैसे हम लोगों के 2 निश्चित पैर हैं, इसलिए इस प्रकार अमीबा के पैर निश्चित नहीं होते, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं और इनके द्वारा अमीबा प्रचलन करता है, गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तथा गति करता है और इसके बाद ये भोजन ग्रहण करने में कूटपाद जो है सहायता करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती, क्योंकि हर क्षण कूटपाद बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिनके कारण अमीबा जो है वो हर क्षण अपना परिवर्तन करता रहता है। अब हम इसके बाद अमीबा की हम संरचना का अध्ययन करेंगे। तो जैसे हम लोगों का शरीर एक त्वचा के द्वारा ढका हुआ है, इसी प्रकार से अमीबा का शरीर प्लाज्मा लेमा के द्वारा ढका है। आप देख रहे हैं जैसे हम लोगों में स्किन है, ऐसे इसमें चारों तरफ से जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा। आप लोगों की बुक जो होगी उसमें जीव द्रव्य कला लिखा होगा, ठीक है, लेकिन जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वही वर्ड आप लोग यूज करेंगे। तो इसकी जो प्लाज्मा लेमा है इसमें बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं जो हमारी त्वचा में विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। ये प्लाज्मा लेमा प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है।
समझ में आई बात? किस चीज बनी है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और पानी में तो रहता है अमीबा। तो आपने देखा होगा जैसे हम लोग ये कुछ लोग जंतुर वगैरह बांधते हैं तो उसके बाद में उस पर मोम टपका लेते हैं, ठीक है। अब मोम टपकाने के बाद उसे बांध लेते हैं, तो हम लोग स्नान करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो क्या होता है? भीगता नहीं है। इसी प्रकार से लिपिड माने मोम की परत इसके ऊपर चढ़ी होती है, जिसके कारण अमीबा पानी में भीगता नहीं है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अमीबा पानी में भीगता नहीं है क्योंकि इस पर प्रोटीन और लिपिड की परत चढ़ी होती है। दूसरा पॉइंट, अमीबा में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता आपने फिजिक्स में पिछले साल पढ़ी होगी, इलास्टिसिटी। तो किसी भी आकृति में प्लाज्मा लेमा मुड़ जाए तो यह नहीं है कि टूट जाए, तो किसी भी आकृति में किसी भी समय मुड़ सकती है। अब अगला पॉइंट है पारगम्यता या परमिबिलिटी। तो आपको जैसे हमने बताया होगा 3 प्रकार के कंडीशंस होती हैं, पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य। तो पारगम्य जो रासायनिक पदार्थों के अणु हैं वो आर पार आ जा सकते हैं, अर्धपारगम्य में कुछ आ जा सकते हैं, और अपारगम्य में बिल्कुल आर पार नहीं आ जा सकते। जैसे अमीबा की प्लाज्मा लेमा पारगम्य है, और आपने पढ़ा होगा जैसे किशमिश है, किशमिश के ऊपर जो खोल होता है वो अर्धपारगम्य है, और हम लोगों की त्वचा जो है अपारगम्य है, क्योंकि हम लोग स्नान करते नहीं तो पानी शरीर के अंदर ना घुस जाए, अगर पारगम्य हो इसलिए कैसे ही हो गई? अपारगम्य हो गई। इसके पश्चात प्लाज्मा लेमा में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। पुनर्जनन यानी किसी भी स्थान से ये टूट जाए तुरंत जुड़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है। इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, इसमें पुनर्जनन का गुण पाया जाता है, और ये पारगम्य होती है। अब हम प्लाज्मा लेमा के अंदर, अमीबा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले एक इसमें तरल पदार्थ पूरे में भरा है, उसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो एक कोलाइडी विलयन होता है। समझ में आई बात? और इस कोलाइडी विलयन के इसके अंदर 2 भाग होते हैं, एक जो प्लाज्मा लेमा के नीचे हो, जो प्लाज्मा लेमा के नीचे हो पाया जाता है पूरे में, उसको कह देते हैं बाह्य प्रद्रव्य, बाह्य प्रद्रव्य या इक्टोप्लाज्म, ये यहां पे लिखा हुआ है, और अंतःप्रद्रव्य या इंडोप्लाज्म। बाह्य प्रद्रव्य इक्टोप्लाज्म और अंतःप्रद्रव्य इंडोप्लाज्म कहते हैं इसे। इसके पश्चात जो बाह्य प्रद्रव्य होता है उसको प्लाज्मा जेल कहा जाता है। जेल माने गाढ़ापन, गाढ़ा जैसे कैसे, जैसे आप टूथपेस्ट करते हैं, जो टूथपेस्ट जेल वाला होता है, जब आप उसको ट्यूब से बाहर निकालते हैं तो गीला होता है लेकिन गाढ़ा होता है, इसलिए उसको जेल कहा जाता है। और साल जो होता है वो पतला होता है। तो ये बाहर की तरफ जो है प्लाज्मा जेल के रूप में एक बाह्य प्रद्रव्य पाया जाता है। इसका कार्य यह होता है कि ये जो कूटपाद बनते हैं तो इसमें जो गोल वाला भाग है आगे, हेलाइन कैप इसे बोला जाता है, उसके निर्माण में सहायता करते हैं। इसके बाद हम अब अंदर की और, लेकिन इसमें बाह्य प्रद्रव्य में कोई भी अमीबा का अंगक नहीं पाया जाता है। इसमें कोई भी जो है अमीबा के कोई अंगक इसमें नहीं पाए जाते हैं। सारे ऑर्गेनेल्स जो है अंतःप्रद्रव्य में पाए जाएंगे, बाह्य प्रद्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। अब हम अंतःप्रद्रव्य जो होता है वो तरल होता है, सॉल माने पतला, और इसमें प्रवाही गति पाई जाती है, चक्कर भी लगाया करता है, और इसमें बहुत सारे अंगक जो अमीबा के अंगक हैं, जिसे हम अपने शरीर के अंदर हम लोग आर्गन बोलेंगे, इसके शरीर के अंदर हम ऑर्गेनेल्स या अंगक कहते हैं। अब इसमें हम एक एक करके एक एक पार्ट को लेते हैं। जैसे एक हमने ये लिया संकुचनशील धानी, इंग्लिश में कहते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल। इसका कार्य है तो अमीबा जल में पाया जाता है,
तो ऐसा होता है जब जल में पाया जाता है तो और इसकी प्लाज्मा लेमा भी पारगम्य है, तो जल की मात्रा जो है कंट्रोल करना होता है। तो संकुचनशील धानी जो है यह आवश्यकता से अधिक जल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है, यानी ऑस्मोटिक बैलेंस, परासरणीय संतुलन बनाती है। संकुचनशील धानी का कार्य है कि आवश्यकता से अधिक जल को शरीर से बाहर निकालना। इसके पश्चात प्लाज्मा लेमा तो हो चुकी है। अब जो है ये आप देख रहे होंगे, ये हमने यहां पर मार्क करके ऐसे बनाया है और ये आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल्स हैं, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही हैं। इनको खाद्य रिक्तिकाएं कहा जाता है। जिसे ये हमने लेबल किया है, इनको क्या कहा जाएगा? खाद्य रिक्तिकाएं। अंग्रेजी में इनको फूड वैक्यूल करते हैं। देखिए, अमीबा 4 विधियों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। किसी भी विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करे, लेकिन खाद्य रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाता है। और खाद्य रिक्तिकाएं ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ चक्रणगत या साइक्लोसिस मूवमेंट करती हैं। चक्रणगत या साइक्लोसिस मूवमेंट करती रहती हैं। यहीं पर इनमें भोजन का पाचन होता है। इसके पश्चात जल रिक्तिकाएं, ये आप देख रहे हैं कहीं कहीं पर बनी है। जल इनमें थोड़ा जल का मात्रा इसके अंदर भरी रहती है। जल रिक्तिकाएं या वाटर वैक्यूल कहा जाता है। इनका कार्य अभी तक अज्ञात है। कोशिश करेंगे, आप लोग पढ़कर जब आगे जाएंगे हो सकता है आप लोग इनकी खोज कर दें। तो इनको वाटर वैक्यूल कहा जाता है। इनका कार्य अभी तक अज्ञात है। आप ये देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं कहीं पर ये फिगर में हमने दिखाया है, माइटोकॉन्ड्रिया बनी है। आप सबको लास्ट ईयर पढ़ाया गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा उत्पन्न करना। भाई, किसी भी कार्य के लिए, जैसे अमीबा चलेगा फिरेगा, जैविक क्रियाएं करेगा, तो इसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा, घुलनशील भोजन का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे जहां तहां पाई जा रही हैं, इनको हमने लेबल किया है। इनका नाम है लाइसोसोम्स। तो आपने पिछले साल लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा कोशिका वाले पार्ट में। लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता था। पिछले साल जो बच्चों ने हमारे क्लास अटेंड किए होंगे, सुसाइड बैग या लाइसोसोम्स कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है? जिसे हम लोगों के शरीर की कोशिकाओं में जब हमारी कोशिका के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ या अनवांटेड मटेरियल पहुंच गया जिसको कोशिका नहीं चाहती है, तो कोशिका क्या करती है? कोशिका के अंदर लाइसोसोम्स ऐसे एंजाइम मुक्त करके उसको डिस्ट्रॉय करके नष्ट कर देती है या पचा देती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार लाइसोसोम्स क्या करेंगी? जब ये इनमें भोजन आ जाता है और ये चक्रणगत करती है, तो ये लाइसोसोम्स आकर इनसे चिपक जाएंगी और अपने एंजाइम इनके अंदर मुक्त कर देंगी। तो इनके अंदर भरा हुआ जो अघुलनशील भोजन है वो एंजाइम्स के द्वारा घुलनशील भोजन में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात लाइसोसोम्स जो है पाचन क्रिया में सहायता करती हैं। इस प्रकार से अब जो है इसका केंद्रक बचा। केंद्रक जो है लगभग बीच में स्थित होता है। तो अमीबा में तो एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इस संघ के कुछ अन्य जंतु हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक इस जंतु को पहचान गए होंगे जो हमने फिगर में अभी ड्रा किया है, इसको पहचान गए होंगे, ये पैरामीशियम का बना दिया। तो पैरामीशियम में आपने देखा होगा 2 केंद्रक हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रोटोजोआ संघ के कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक का मुख्य कार्य है कि अमीबा के अंदर समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना, इसके अलावा जनन क्रियाओं में भाग लेना। धन्यवाद। अब हम आशा करते हैं आप लोगों को जो समझाया ये आप बहुत ढंग से 2-3 बार इसे देख करके समझेंगे। हम आपको नोट्स देंगे, उनके द्वारा लिखेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा आप लोग, इस समय
ऐसी पढ़ाई हमें लॉकडाउन की वजह से करनी पड़ रही है, वरना क्लासेस में और आनंद आता पढ़ाने के लिए। लेकिन आप समय मत खराब कीजिएगा। जो जो हमारे सभी टीचर्स, शिक्षक भाई जो है आपको बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, उसे खूब ध्यान से पढ़िए। और एक चीज है, कोरोना जो है गया नहीं है। अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज में सुना है कि अपने यहाँ दूला मऊ एक कोई गांव है, वहां पर कोई एक पॉजिटिव केस आया है आज ही। तो इसलिए आप लोग ये कोरोना के प्रति बहुत जागरूक रहिए कि अगर जीवन है तो सभी कुछ है। धन्यवाद।